Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जैसे आज के मार्केट में एवरीबडी इज कंसर्न्ड अबाउट डाउनसाइड, नोबडी इज कंसर्न्ड अबाउट अपसाइड। अपसाइड का कोई कन्वर्सेशन नहीं है आज के, नहीं हो रहा है। हाँ। 2024 में देखेंगे तो सब अपसाइड की बात कर रहे हैं, कोई डाउनसाइड की बात नहीं कर रहा है। जी, तो आप क्या ओपिनियन बना रहे हैं अभी वॉर को लेके? क्या ये खत्म होगा, कंटिन्यू होगा, इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, और आर वी इन अ गुड स्वीट स्पॉट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी? सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई बिलीव इन इज दैट कि यूएस में एआई में बबल है। तो आपको कुछ चेंजेस लग रहा है द वे वी शुड कंसिडर मार्केट आफ्टर एआई? प्रेडिक्शन ऑफ मार्केट बहुत डिफिकल्ट है, बट प्रिपेयर करना इजी है। आप कौन सा टूल यूज करते हैं, कौन सा एलएलएम? अगर आज मैं पोर्टफोलियो बनाता हूँ तो आई एम वेरी वेरी श्योर दैट कि मेरा जो पोर्टफोलियो का पीई होगा, ये फॉर्मूला मेरे लास्ट 20 साल में कभी फेल होते हुए नहीं देखा है। जिन्होंने शेयर बाजार में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया ना, उनको ये बात पता है कि हमेशा क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी मिलती है, और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। चाहे वो कोविड है, चाहे .com क्राइसिस है, चाहे 2008 का मेल्टडाउन था। एवरी टाइम व्हेन मार्केट हैज सीन क्राइसिस एंड whoever has bought stocks on that crisis zone has actually made much more return than buying at a higher level, especially if you are a value investor. आज के जो फेस टू फेस है ना, इसमें मैंने एक फंड मैनेजर को इनवाइट किया जो वेटरन है, काफ़ी साल का उनको मार्केट का एक्सपीरियंस है, और उन्होंने बहुत सारे साइकिल्स देखे हैं इस तरीके के, और वो एक काम बहुत अच्छा करते हैं। जब भी उनको लगता है कि पीक हो गया साइकिल, वो इन्वेस्टर को पैसा वापस कर देते हैं, और फिर जब साइकिल खराब होती है, जब उनको लगता है रिकवरी आ सकती है, तो वापस से फंड लॉन्च करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसा जो काम कर पाते हैं, और इन्होंने अपने काम में काफ़ी एक्यूरेसी दिखाई है। तो वो फंड अपना लॉन्च कर रहे हैं, और मुझे लगा ये फंड क्यों लॉन्च कर रहे हैं अभी इस मार्केट में? तो उन्होंने कहा बहुत अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, तो क्यों ना उनसे समझा जाए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो एक डिस्क्लेमर बिफोर यू सी दिस वीडियो, मेरा कोई उनके साथ में कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं है, ये केवल सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, और हम सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी है, तो हमको सब पता है क्या सही है लॉ के अंदर में। तो वेलकम करते हैं आज इस इंटरेक्शन में वॉर के अंदर में अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई करें, श्री आदित्य सूद जी को। हेलो, वेलकम आदित्य सर, हाउ आर यू डूइंग? ऑल वेल विवेक, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। Thank you, Aditya sir. It's been a while since we met in Mumbai, और I mean काफ़ी इंस्पिरेशन रही है आपकी जर्नी एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट। वेटरन बोल सकता हूँ आपको, आपने बहुत कुछ देखा है शेयर बाजार के अंदर में। नॉट रियली, आई थिंक सो। वी आर जस्ट थोड़ा सा मार्केट साइकिल अभी चेंज हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि वेटरन से भी ज्यादा जिस तरीके से जब मैंने मार्केट ज्वाइन किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर हमने 3 साइकिल ऑफ तेजी मंदी अगर बाजार में देख ली तो हमें सब आ जाएगा। हाँ, बट जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 एस्पेक्ट हैं कि एक तो साइकिल्स थोड़ी छोटी होती जा रही हैं। पहले 1993, 2000, 2008, तो 7-8 साल में एक तेजी और मंदी का साइकिल आता था जी। अब वो जो साइकिल है वो 5 साल का हो गया है, जहां पे आपका जो तेजी का ड्यूरेशन है वो टिपिकली पहले 4 से 5 साल लास्ट करता था। साइडवेज मार्केट या फ्लैट मार्केट 1 या 2 साल होता था, और 18 से 24 महीने तक मंदी चलती थी बाजार में। राइट। बट अब वो 5 साल के साइकिल में सब कॉम्प्रेस हो गया है। जैसे हम एक वॉलेटाइल वर्ल्ड में रह रहे हैं, विच इज ऑब्वियसली फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, and this is what we are experiencing even today in this environment as we do this. Right. So, I mean, if I can ask you a bit background about you, आपने मार्केट में कब एंट्री ली थी, कौन से साल में? So, विवेक, मेरा मार्केट का जर्नी और एसोसिएशन 1999 में बुल मार्केट के पीक में, क्लोजर टू द पीक था, जब मैं आईसीआईसीआई कैपिटल सर्विसेज के साथ 1999-2000 में एक IFA in my graduation days, I used to sell mutual funds. शायद कुछ लोगों को रिकॉल होगा कि आईसीआईसीआई प्रो टेक फंड
जो कि 10 रुपए की एनएवी पे उस टाइम पे लॉन्च हुआ था। हाँ, वो टेक की जो एनएवी थी जी। वो 2.5 या 3 रुपए हो गई थी उस साइकिल में, ओ माय जब गॉड। मेल्टडाउन हुआ था हम्म 2000 में। हम्म अ, तो मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया 1999 में। पहली बार जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा सा बिगनर्स लक रहता है मार्केट जी में, जी। मेरा ऐसा मानना है। इनिशियली आई मेड मनी, लॉस्ट मनी वेरी अर्ली। विजुअल सॉफ्ट करके एक स्टॉक था, जो इवेंचुअली मेगासॉफ्ट बन गया। शायद उस स्टॉक का पीक मैं ही इन्वेस्टर था उस कंपनी में। अच्छा। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकिल था 1999 का। देन 2004 2003 आई वर्क विद नरेन एट HDFC Securities. Good mentoring at very early stage in my career. 2003 I started my career in the equity markets. 2004 I started my role as a fund manager, हम्म stroke analyst at Religare PMS. 2006 में मुझे डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेज करने का पहली बार मौका मिला। ओके। 2008 लीमन के टाइम में बहुत कम फंड मैनेजर्स हैं जो उस टाइम पे फंड्स मैनेज कर रहे थे एक्चुअली। सो आई डिड दैट, मूव टू लंदन इन 2008. 2014 रिटर्न टू इंडिया, joined ICICI Prudential PMS. ICICI Prudential PMS, when I joined, was 400 crores in terms of assets under management. I wanted to be market leaders in the business. और उस पॉइंट पे जब हमने ये डिसाइड किया कि 2018 में कि पाइप जो 700 करोड़ का फंड था, 37% CAGR हमने डिलीवर किया था। वाओ। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम कैपिटल वापस देंगे क्लाइंट्स को और लॉक स्टॉक बैरल फंड को बंद कर देंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजन था करियर का, बिकॉज जैसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग में 3 चीजें होती हैं, बाइंग, साइजिंग और सेलिंग। सेलिंग बहुत कम लोग हैं जो डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं। 2019 I started my own company known as Vishud Capital Management. हमने 2019-23 सितंबर को फंड लॉन्च किया डाउन साइकिल में। 2024 जुलाई में एट इनक्रेड द लाइसेंस गॉट एक्वायर्ड बाय इनक्रेड PMS। हमने दूसरी बार पैसा वापस किया क्लाइंट्स को लॉक स्टॉक बैरल फंड वापस करके। 2024 में कब किया था सर वापस? 2024 जुलाई में हमने और कितने रुपए थे सर? इंडिया सॉरी, हाउ मच, व्हाट वाज द साइज ऑफ द फंड जो आपने वापस किया था? So size of the fund was close to 80 odd crores. We wanted to demonstrate to our clients that investing में discipline रहना बहुत important है, ऐसा हमारा मानना है। And अभी I have recently left Incred and I'm starting my own firm known as BTH Capital. तो हम possibly एक attempt कर रहे हैं जहाँ पे हम तीसरी बार डाउन साइकिल में फंडिंग लॉन्च करेंगे। वाओ वाओ। सो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सही है कि डाउन साइकिल में आप आते हैं और जब आपको लगता है साइकिल कंप्लीट हो गई है तो आप एग्जिट कर जाते हैं। तो दिस इज द मोस्ट आइडियल सिनेरियो। बट व्हाट मेक्स यू डू दिस सो कंसिस्टेंटली? जैसे आपने एक बार नहीं किया, 2 बार 3 बार आपने किया है कि जब आपको दिख रहा था कुछ गड़बड़ है और आपने इन्वेस्टर को पैसा वापस किया। तो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? कैसे आपने आइडेंटिफाई किया है? एक तो पहली चीज इन्वेस्टिंग में जो मैंने मेरे मेंटोर से सीखी है वो ये है कि हमें अपने एज इन्वेस्टर्स स्किल और लक को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ओके। तो कई बार क्या होता है कि बिकॉज मार्केट हैज बीन मोर देन काइंड टू ऑल ऑफ अस, हम स्किल और लक को जब लक प्ले आउट करती है तो हम सोचते हैं कि ये हमारा स्किल है, राइट। बट एक्चुअली रियल लाइफ में वो लक प्ले आउट कर रही होती है। राइट। एंड दिस इज ये एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि ग्रेट और गुड इन्वेस्टर्स को डिफरेंशिएट करती है। राइट। सो पहला पॉइंट ये है कि आपको सिक्लिकल थिंकिंग में बिलीव करना होगा। जैसे हम बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट अगर मैं उसका सारांश आपको दूंगा तो वो सिर्फ ग्रीड और फेयर के बीच में ऑसिलेट करता है। राइट। अब हमने जितनी भी ग्रेट इन्वेस्टमेंट बुक्स हमारी लाइफ में पढ़ी है जी, उसमें यही बोला जाता है कि ग्रीड को बेचना आना चाहिए और फियर को खरीदना आना चाहिए। राइट। बट थ्योरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल।
तो पहला पॉइंट ये है कि हम ऑलवेज बिलीव करते हैं कि स्टॉक मार्केट सिक्लिकल ही है एज एन एसेट क्लास, राइट? लाइक एनी अदर एसेट क्लास, रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक मार्केट भी सिक्लिकल है। एंड हैविंग सेड दैट, इंडिया में ये इनहेरेंट बिलीफ अभी आया है, हम सिप फ्लोज देख रहे हैं। इनफैक्ट 2024 में जब मैं सेकंड टाइम फंड बन के पैसा वापस कर रहा था, सो वन ऑफ माय इंडस्ट्री कोलीग्स पॉइंटेड आउट कि ये साइकिल थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये साइकिल में सिप का फ्लो आ रहा है, और मोर इम्पोर्टेंटली ये सिप का फ्लो गुजरात और महाराष्ट्र से तो आ ही रहा था, पर बिहार और झारखंड से भी आ रहा है। ट्रू। अब किसी भी साइकिल में हम ये बिलीव करते हैं कि जो फैक्टर्स ने इस साइकिल में प्रोपेल किया है बुल मार्केट को, वो ही फैक्टर्स प्ले आउट करेंगे, और जब मार्केट टेस्ट करेगा इस सिप के फ्लो को, तो वो बेयर मार्केट में ट्रांसलेट हो जाएगा। ओके। और वो फिर सब्सिक्वेंटली कोई नए फैक्टर्स होंगे जो कि अगली बुल मार्केट में आएंगे। ओके। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रिपेयर, बट प्रेडिक्शन ऑफ मार्केट बहुत डिफिकल्ट है, बट प्रिपेयर करना इजी है। ओके। राइट। तो ये जो माइंडसेट है, इसको आप कैसे प्रैक्टिस करते हो मार्केट पे? जब लोग बहुत ही ग्रीडी हो जाते हैं, तो आप कैसे फेयरफुल और डिसिप्लिन रहते हो इन योर अप्रोच? सो कमिंग टू द साइंस बिहाइंड इट, हम बॉटम अप स्टॉक पिकिंग में बिलीव करते हैं, विच इज फोकस्ड ऑन स्मॉल एंड मिड कैप इन्वेस्टिंग। ओके। बिकॉज ऐसा हमारा मानना है कि अगर आप लास्ट 20 साल का निफ्टी का चार्ट देखेंगे जी, और उसको आप मिड कैप के साथ कंपेयर करेंगे उस चार्ट को, और उसके साथ में आप स्मॉल कैप का भी चार्ट देखेंगे, ओके। तो 12 या 18 महीने पहले अगर मैं ये चार्ट देखता, तो निफ्टी का अगर CAGR रिटर्न 12% है रुपी टर्म्स में, मिड कैप का रिटर्न 14% है जी, बट स्मॉल कैप जब पीक होता है तो उसका रिटर्न 20% CAGR होता है। एब्सोल्युटली। सो ये सेकंड बेस्ट कोहॉर्ट है ग्लोबली इन्वेस्ट करने के लिए आफ्टर नैस्डैक, राइट? अगर आप लास्ट 20 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे, इंडिया स्मॉल कैप यूनिवर्स इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग यूनिवर्स। The only question that comes to your mind is that कि जब स्मॉल कैप में ड्रॉडाउन आता है या ऊपर से नीचे करेक्शन आता है, तो निफ्टी में अगर वो 50% का करेक्शन 1993, 2000, 2008 में आता था, अब वो 30 is the new normal in terms of correction of the frontline indices. Why 30 is the new normal? Because central banks of the world become very, very active in that zone. So they start to print money. Right? So market finds some support. So our framework is that constantly आप 1:3 risk reward को at a portfolio level जज करते रहिए। जैसे हम एक फेयर वैल्यू बनाते हैं किसी स्टॉक की, तो उसमें एक बेस केस होता है, एक बुल केस होता है, और एक बेयर केस होता है फेयर वैल्यू का। और आप उस रेशियो को मॉनिटर कीजिए कि अपसाइड टू डाउनसाइड कितना रेशियो है। तो लेट्स से किसी स्टॉक में 60% अपसाइड है, 20% डाउनसाइड है। ओके। So that is the qualifying criteria of us investing into a company. Okay. And we also recognize that 1:1 risk reward एक सही risk reward नहीं है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। 50% upside in Nifty to 50% downside. Yeah. Why you should go and invest into equities or invest into an index, right? So our view is that हमेशा वो risk to reward आपका 1:3 होना चाहिए। जैसे ही वो risk to reward asymmetric होता है, जिसको हम बोलते हैं 1:5, 1:7, जैसे आज के मार्केट में एवरीबडी इज कंसर्न्ड अबाउट डाउनसाइड, नोबडी इज कंसर्न्ड अबाउट अपसाइड। अपसाइड का कोई कन्वर्सेशन नहीं है आज के, नहीं हो रहा है। हाँ। सिमिलरली अगर आप 2024 में देखेंगे तो सब अपसाइड की बात कर रहे हैं, कोई डाउनसाइड की बात नहीं कर रहा है जी, राइट? दिस इज व्हाट अ साइकिल ऑफ ग्रीड एंड फियर लुक्स लाइक। बट टाइम एंड अगेन हमने एक ही चीज देखी है कि जब बुल मार्केट पीक हो रहा होता है तो लिक्विडिटी हाईएस्ट होती है। पीपल आर ओनली थिंकिंग अबाउट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इन द स्टॉक मार्केट। वी नो दैट दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेज करेंगे तो जो उसका एंड रिजल्ट है ब्रॉडली इन, वो हो सकता है मोमेंटम थोड़ा सा लास्ट करे, जी, बट
नॉर्मली व्हाट वी हैव सीन इज दैट मार्केट्स मीन रिवर्ट करती है। राइट। तो ये हमारा कोर ऑफ फिलॉसफी है कि तेजी के बाद मंदी आती है, बट कैसे इस एनवायरनमेंट में रैशनल रहना है वो सक्सेस डिटरमिन करता है स्टॉक। इंटरेस्टिंग। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट आपने बोला सर, तो ये स्मॉल कैप के अंदर में हमेशा रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा, राइट? बिकॉज वो ज्यादा बीटा होता है, उसके अंदर में ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल होती है, और लार्ज कैप में रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं होता है। एक्चुअली देखिए वो इकोनॉमी के साइज पे डिपेंड करता है। ओके। राइट। जैसे 2008 में के बॉटम में टीसीएस या टाटा मोटर्स अगर आप खरीदते हैं तो वो भी मल्टी बैगर्स हुए हैं स्टॉक्स। राइट। तो आप, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का साइज उस टाइम पे कंपैरेटिवली बहुत छोटा था। राइट। आज इंडिया का स्टॉक मार्केट $4 ट्रिलियन का स्टॉक मार्केट का इकोनॉमी का साइज है। राइट। राइट। तो मार्केट कैप टू जीडीपी रफली 1:1 है हमारा आज की डेट में। राइट। राइट। 100% है। तो हमें ऐसे लगता है कि वो जो मल्टी बैगर्स हैं वो लार्ज कैप्स में भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको स्मॉल कैप पे ही फोकस करना है। ओके। वो डिपेंड करता है कि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है। बट एज अ फिलॉसफी हमें, जब हम किसी स्मॉल कैप को इवेल्युएट करते हैं या मिड कैप को इवेल्युएट करते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि अगर ये स्मॉल और मिड कैप है तो क्या स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि 10-15 साल डाउन द लाइन या ये स्टॉक, अगर स्मॉल कैप है तो वो मिड कैप बन सकता है, अगर हम मिड कैप खरीद रहे हैं तो वो लार्ज कैप बन सकता है, और अगर हम लार्ज कैप खरीद रहे हैं तो जायंट कैप बन सकता है। ओह। राइट। तो ऐसी भी कुछ कैटेगरीज हैं जहां पे इंडिया का जो लार्ज कैप स्टॉक है वो जायंट कैप बन सकता है ग्लोबली। सो हिस्टोरिकली वो सब एरियाज रहे हैं जहां पे इंडिया मार्केट शेयर गेनर है ग्लोबली। राइट। वो Right. आईटी इंडस्ट्री थी पास्ट में, फार्मा कंपनीज 40% मार्केट शेयर है यूएस जेनरिक मार्केट में इंडियन जी। फार्मा कंपनीज का। हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। लिकर कंपनीज को अगर आप ग्लोबली देखेंगे, और माउताई कवाची विच इज द लार्जेस्ट लिकर कंपनी इन द वर्ल्ड, उसका मार्केट कैप से आप यूनाइटेड स्पिरिट्स के मार्केट कैप को कंपेयर करेंगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स का मार्केट कैप 1/7 या 1/8 है, एंड इंडिया इज अमंग्स द टॉप 2 विस्की ड्रिंकिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो वो प्योरली डिपेंड करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्मॉल कैप में ज्यादा एसिमेट्रिक रिस्क टू रिवॉर्ड है। ओके, इंटरेस्टिंग। सो जब आप किसी भी स्टॉक को इवेलुएट करते हैं, तो जैसे आपने अभी बात करते करते कह दिया कि क्या 10 साल में 15 साल में इसमें पोटेंशियल है कि ये एक्स कैप से इतनी बड़ी बन सकती है, उतना विजन किसी भी एक कंपनी में एक्चुअल में क्रिएट किया जा सकता है? देखिए, तो पहले हम थोड़ी सी केस स्टडी समझते हैं मार्केट में, और मैं थोड़ा आपको कोरिलेट करके ये चीज समझाता हूँ। डीवीज लेबोरेटरी करके एक वेरी वेल रिस्पेक्टेड लार्ज कैप सीडीएमओ प्लेयर है। सीडीएमओ बड़ा फैंसी वर्ड हो गया आज की डेट में, इसलिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ उसको। तो हमें ये लगता है कि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे एक चीज हमें जो हमेशा याद रहती है कि स्मॉल कैप्स ही लार्ज कैप बनते हैं। राइट। और वो ट्रू है इंडिया का भी। राइट। इंडिया का अगर आप वर्ल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन में, तो इंडिया सीम्स लाइक अ स्मॉल कैप स्टॉक, राइट, इन ओवरऑल, बिकॉज 3-4% ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप इंडिया है क्या आज की डेट में। इमर्जिंग मार्केट में हमारा जो इंडेक्स में वेट है वो 15 से 20% के बीच में, 14 से 20% के बीच में रफली ऑसिलेट करता है। सो कोरिया ताइवान जब डिस्पाइट बीइंग अ वेरी हाई जीडीपी पर कैपिटा कंट्री, वो भी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में है, बट वो भी ऐसा दिन आएगा जहां पे कोरिया ताइवान जैसी कंट्रीज 40-50 हजार डॉलर जीडीपी पर कैपिटा वाली कंट्रीज डेवलप्ड वर्ल्ड में मूव होंगी, और चाइना और इंडिया के बीच में ये वेट रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। राइट। तो ये ऐसा हमारा थिंकिंग है अबाउट इंडिया, राइट, कि इंडिया खुद ही स्मॉल कैप है। अब हर एक सेक्टर का मार्केट लीडर है, वहां पे कोई ना कोई चैलेंजर होगा, राइट।
जैसे 2011 में मैंने न्यूलैंड लैब्स करके कंपनी को आइडेंटिफाई किया, ओके, और 2011 से लेकर 2026 के बीच में वो स्टॉक 120 रुपए से लेकर 16,000 रुपए की जर्नी वाओ, हमने देखी है उस कंपनी के साथ में, राइट। और उसमें कोविड का लो सिर्फ 250 रुपए था, तो 250 रुपए से 16,500 रुपए का प्राइस हुआ है, राइट। और न्यूलैंड यूनिक नहीं है, अगर आप मारुति को कंपेयर करेंगे किसी ऑटो एंसिलरी स्टॉक से, तो आपको सिमिलरली वैसा, जैसे मैंने लिकर का भी आपको एग्जांपल दिया, दीज आर वेरी वेरी लार्ज मार्केट्स और मार्केट कैप क्रिएटर्स ग्लोबली। मतलब ये कुछ मेगा ट्रेंड्स हैं जी जो हमारे सामने प्ले आउट हो रहे हैं। जी, अगर आप आज से 15 साल पहले ये इंटरनेट ड्रिवन बिजनेसेस को देखेंगे, तो हु कुड हैव इमेजिन कि जोमेटो का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ हो जाएगा और जोमेटो और स्विगी का कंबाइंड मार्केट कैप 5 लाख करोड़ हो जाएगा। सही बात है। ये जो कंपनीज हैं, तो एक चीज जो हो रही है इस एज ऑफ डिसरप्शन में, और ऐसा है हमारा मानना है कि किसी भी स्मॉल कैप को जब हम इवेल्युएट करते हैं, तो पहले 10 साल किसी भी बिजनेस को जब आप स्टार्ट करते हैं, वो सबसे डिफिकल्ट 10 साल होते हैं। सही बात है। वो डिफिकल्ट क्यों होते हैं? क्योंकि आपको ना बैंक का फाइनेंस मिलता है, क्योंकि एसेट्स नहीं होते हैं आपके पास एज अ बिजनेस। आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली से लोन मिलता है। आप किसी भी कस्टमर के पास जाते हैं, तो वो कस्टमर आपको ये बोलता है कि मेरे पास 10 सप्लायर हैं और आप 10वें सप्लायर हैं। तो 10 साल आपको एक डेकेड वैलिडेशन के लिए लगते हैं ब्रिक एंड मोटर बिजनेस में। एकदम सही। उससे जो अगले 10 साल होते हैं, उसमें आप वॉलेट शेयर गेन करते हो, आपकी क्रेडिबिलिटी, फुट इन द डोर आपके पास होता है क्लाइंट्स के पास, बट आप उसके बाद वो क्रेडिबिलिटी गेन करते हो और वॉलेट शेयर गेन करते हो, और आपको बैंक का फाइनेंस भी मिलता है। टिपिकली हमारे फ्रेमवर्क में 20 साल के बाद एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, और वो इसलिए आता है क्योंकि पहले 10 साल में तो आपकी गलतियां भी बहुत होती हैं। You know it for sure, being an entrepreneur, I am an entrepreneur, so I know it for sure कि पहले 10 साल में आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी करना होता है। बट वो 20 साल के बाद हमने एक चीज नोटिस की है कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, और फिर जो अगले 10, 15, 20 साल होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं किसी भी बिजनेस। सो जो आपका वैल्यू क्रिएशन का एक्सेलरेशन होता है, वो 20 साल के बाद होता है बिजनेस में, ब्रिक एंड मोटर। अब आप इसी फ्रेमवर्क को इंटरनेट बिजनेस में लगाइए, राइट। ये एग्जैक्टली जो मैंने आपको 20 साल का टाइम बताया, ये आधा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको वीसी फंडिंग मिलती है, राइट। आप जोमेटो का एग्जांपल लीजिए, जोमेटो या स्विगी में वैल्यू क्रिएशन कब हुआ, या एक्सेलरेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन कब हुआ? जब आपका कंसोलिडेशन हुआ इंडस्ट्री में। सही बात है, राइट। फूड पांडा, उबर ईट्स, जब इन सबका कंसोलिडेशन हुआ और 2 फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स बचे, और आज हम उसकी प्राइसिंग पावर देख रहे हैं जब प्लेटफॉर्म फीस को बढ़ाया जाता है, राइट, जो हम एज अ कंज्यूमर पे कर रहे हैं जी। सो हमारा ऐसा मानना है कि आपको इस मार्केट में डिसरप्शन को फेंड करना, बिकॉज, और एक और चीज हमने देखी है कि हमारे फ्रेमवर्क में 100 करोड़ का पैट बहुत क्रिटिकल है। जब हम कंपनीज को इवेल्युएट करते हैं, तो हमें वो जर्नी कंपनीज के साथ जहां पे री रेटिंग होती है, 100 करोड़ का पैट 1000 करोड़ बनता है या 500 करोड़ बनता है, वहां पे हमने देखा है कि मैक्सिमम री रेटिंग होती है। नाउ एज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, वी कैनॉट इन्वेस्ट इनटू कंपनीज जो कि बहुत छोटी हैं, जो एसएमई हैं, जहां पे 100 करोड़ का पैट नहीं है। आज का जो सिचुएशन है, उसमें वो 100 करोड़ का पैट अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका नहीं है, तो आप बहुत वनरेबल हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉरेक्स मूव कर जाता है। अब फॉरेक्स आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आप बिजनेस रन कर रहे हैं, आप हेज कर सकते हैं, बट वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो हमने एक चीज देखी है कि 100 करोड़ का पैट अगर एक बार 50 बन गया, तो 50 को वापस 100 जाने में 4-5 साल लग जाते हैं, राइट। तो ये चीज बहुत क्रिटिकल है कि आप एक साइज पे अगर आ जाते हैं, वहां पे इंस्टीट्यूशनल री रेटिंग भी होती है स्टॉक्स की, और वहां पे पी मल्टीपल फिर एक्सपैंड होता है। वेरी इंटरेस्टिंग सर। ये जो पूरी जर्नी एक स्टॉक की आपने बड़े प्यार से बता दी, पर इसमें जो स्टॉक प्राइस है ना, मूवमेंट, वो उतना प्यारा नहीं होता है। आपने 100 से 16,000 वाला फिगर तो दे दिया,
बट वो आई एम श्योर कि 100 से 500 के बाद वो 250 हुआ होगा, 250 से 1000 के बाद वो 500 हुआ होगा। तो ये जो ड्रॉडाउन्स जिनको हम कहते हैं मैथमेटिकली हमारे टर्म्स में, उस समय आप जैसे इन्वेस्टर क्या करते हैं? जैसे अभी क्लासिक सिनेरियो चल रहा है ना सर, कि वॉर आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल नहीं है, मार्केट गिर रहा है और आपके जितने भी स्टॉक्स है वो गिरे हुए हैं, कोई 30-40-50% गिरा हुआ है। तो उस समय आपके जैसे इन्वेस्टर क्या करते हैं? क्या और नीचे और लेते हैं, न थेसिस को रिविजिट करते हैं? बिकॉज कुछ चीजें हो सकती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के काइंड हुई है, हो सकता है उसके कहीं इंटरनल इन्वायरमेंट भी थोड़ा गड़बड़ हो गया है, राइट? तो व्हाट इज द साइकोलॉजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? तो फिर पहली चीज तो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो स्टॉक सिक्लिकल है कि सेकुलर है या मेगा थीम है, ओके, राइट? एक बार आपने ये डिटरमिन कर लिया कि ये स्टॉक में एक डेकेड तक होल्ड करूंगा और एटलीस्ट लास्ट 10 साल में ऐसे 15 इन्वेस्टमेंट है जो हमने 10 साल के ऊपर होल्ड किए, वाओ, राइट? तो हमारा होल्डिंग पीरियड एटलीस्ट 15 इन्वेस्टमेंट में 10 साल का रहा है, राइट? जैसे आप सही बोल रहे हैं कि उसमें ड्रॉडाउन होते हैं, तो पहले हम ड्रॉडाउन को मैथमेटिकली समझ लेते हैं कि ड्रॉडाउन क्या है, राइट? तो निफ्टी का एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन लास्ट 15 साल का 22% है, ओके, राइट? तो 22% का मूव निफ्टी में आएगा ही आएगा हर साल, ओके। ठीक है? मैं मीडियन बोल रहा हूँ बेसिकली। मतलब हाई लो का डिफरेंस आप आप कह रहे हैं ना उसके सर? बाद, आप हाई लो का डिफरेंस बोल हाँ रहे जी, हैं ना सर? उसके बाद, हाँ, उसके बाद आप आ जाइए एक लार्ज कैप स्टॉक पे, जी, राइट? वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, इन्फोसिस, कोई भी लार्ज कैप स्टॉक हो सकता है जो निफ्टी में है। उसका स्टैंडर्ड डिविएशन डेफिनेटली हायर देन द इंडेक्स होगा, बिकॉज वो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उस कंपनी में, ठीक है? तो लेट्स से इन आवर एक्सपीरियंस दैट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ लार्ज कैप स्टॉक 25 से 30% है, स्लाइटली हायर देन द इंडेक्स। सो आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है लार्ज कैप का वो इंडेक्स से ज्यादा रहेगा, जी, और आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है स्मॉल कैप का, अगर 2 क्वार्टर का अर्निंग नहीं आएगा तो मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से ये बोल सकता हूँ कि वो स्टॉक 30 से 40% डाउन होगा, जी, और अगर वॉर होगा तो वो स्टॉक 50 से 70% डाउन होगा, राइट? तो उस पॉइंट पे आपको साइजिंग, कितना वेटेज है पोर्टफोलियो में, उसको कोरिलेट करना पड़ता है। और जब आप स्टॉक खरीद रहे हो तो आपका अगर फेयर वैल्यू एसिमेट्रिक नहीं है, लेट्स से मैं बुल मार्केट के पीक में कोई स्टॉक खरीद रहा हूं और वो मेरे 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड में फिट हो रहा है, राइट? अब वो स्टॉक जब 50% या 70% गिरेगा तो मेरा वेटेज ज्यादा होना चाहिए उस स्टॉक पे। सो एज द स्टॉक इज फॉलिंग, मेरे को मेरा वेट बढ़ाना है। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपने बुल मार्केट के पीक में हाईएस्ट एलोकेशन दे दिया उस स्टॉक को और उसके बाद वो स्टॉक करेक्ट हो गया, सो यू डोंट हैव द फायर पावर टू बाय। सो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हमने एक चीज सीखी है मार्केट में एज मनी मैनेजर्स, आपके पास हमेशा कुछ पाउडर ड्राई होना चाहिए। अब वो 5% है, 10% है इन द पोर्टफोलियो, दैट शुड बी पेशेंट कैपिटल with you, and that can be used as a lever, you know, when the market is not in your favor, गॉट इट, right? But having said that, हमारे जैसे इन्वेस्टर हैं, हम सोचते हैं ऐसे हैं कि हमारे पास फायर पावर होना चाहिए। तो फायर पावर 2 तरीके से आ सकती है, या तो आपके पास एडिशनल कैपिटल आए। नो वन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑफ फंड मैनेजमेंट बिजनेस और पब्लिक मनी मैनेजमेंट वो है कि जब मुझे कैपिटल चाहिए तो मुझे कैपिटल मिलता नहीं है, और जब मुझे कैपिटल नहीं चाहिए तो मुझे कैपिटल मिलता है। हैविंग सेड दैट, हर बेयर मार्केट में अगर आप 1 रुपया लगाते हो तो वो आपको 3 रुपए बना के देता है, और आप बुल मार्केट के पीक में अगर पैसा देते हो और 1 रुपया लगाते हो तो वो 1 रुपया बना के देता है। तो ये चीज हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कि बेयर मार्केट में अगर आपको राइट टाइम पे पैसा मिल जाए तो वो ज्यादा पैसा बना के देता है फॉर क्लाइंट्स। वाह वाह, अनफॉर्चुनेटली बेयर मार्केट में इन्वेस्टर भी सूख जाते हैं और वो नहीं पैसा एलोकेट करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि कैश में रहें, क्योंकि उनके भी मतलब कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, आज वो भी पोर्टफोलियो में रेड देख रहे हैं, तो कहाँ से और पैसा निकालेंगे, फंसे हुए हैं।
तो देखिए, इसलिए इंडस्ट्री ने एक बहुत अच्छा जो काम किया है वो ये है कि एसेट एलोकेशन मॉडल बहुत पॉपुलर हो गए हैं। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में मैं जब काम करता था तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बहुत ही छोटा फंड था, राइट। वो थोड़ा ऑसिलेट करता है बिटवीन डेट एंड इक्विटी, जी राइट। जैसे मल्टी एसेट फंड है, राइट, आज की डेट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका जो डिसिप्लिन है वो सिर्फ एसेट एलोकेशन से आ सकता है। सही है, सही है, मेक सेंस। एसेट एलोकेशन की बात हो रही है तो आदित्य सर, गोल्ड सिल्वर की तो बात करनी ही पड़ेगी, बिकॉज कुछ महीनों से तो उसी की बातें चल रही है चारों तरफ। तो हाउ मच डू यू बिलीव इन गोल्ड एंड सिल्वर, और अगर आप कुछ नंबर देना चाहेंगे कि इतना एलोकेशन तो होना ही चाहिए फ्रॉम योर फैमिली फाइनेंशियल हेल्थ पर्सपेक्टिव, कितना परसेंटेज गोल्ड सिल्वर में रहना ही चाहिए? देखिए, आज एक ऐसा पॉइंट है जहां पे द बेस्ट फंड मैनेजर इन द कंट्री हैज बीन द हाउसवाइफ्स, Yeah. right? Because they believed in that asset class. It is no Absolutely. shame in admitting, basically, right? Yeah. और आप गोल्ड का रिटर्न को कॉन्ट्रास्ट इन कंपेयर विद निफ्टी लगेंगे तो निफ्टी का रिटर्न थोड़ा ड्रॉप हो जाता है आज के भाव में। करेक्ट है। तो हमारा ऐसा मानना है कि आपका करेंसी डिबेसमेंट, जहां पे दो बहुत बड़ी थीम्स जो ग्लोबली पॉपुलर हैं, पहली थीम तो है डी डॉलराइजेशन, राइट। और ये थीम थोड़ी वॉर से भी लिंक्ड है, राइट। दूसरी थीम है डी ग्लोबलाइजेशन, राइट। सो हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड से डी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में मूव कर रहे हैं, राइट। हम एक रीजनल वर्ल्ड में मूव कर रहे हैं जहां पे सेल्फ रिलायंस इज गोइंग टू बी अ बिग थीम। तो हमें ऐसे लगता है गोल्ड और सिल्वर आपके पोर्टफोलियो में टू बीट इन्फ्लेशन, एक ही फ्लिप साइड है गोल्ड और सिल्वर होल्डिंग की फॉर इंडियंस, कि हमारे लिए उनकी सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत ज्यादा है। और हम एज इंडियंस, आई हैव नॉट मेट अ सिंगल पर्सन हु कैन टेल मी कि एग्जैक्टली क्वांटिटी ऑफ गोल्ड या सिल्वर घर में कितनी बड़ी है, राइट। फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि वो अक्रॉस 3, 4, 5 जनरेशन एक्यूमुलेट हुआ है और उसको हमने कभी काउंट नहीं किया है। जैसे हम बोलते हैं कि दुख के टाइम में पॉसिबली वो गोल्ड की होल्डिंग काम आएगी, राइट। सो हमें ऐसे लगता है कि 5 से 10% गोल्ड एज ए इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आप गोल्ड का रिटर्न देखेंगे, एंड गोल्ड का रिटर्न को मैं समराइज कर देता हूं, सिल्वर बहुत डिफरेंट है एज एन एसेट क्लास वर्सेस गोल्ड। लास्ट 15-20 साल में अगर आप ये 18 महीने का गोल्ड का रिटर्न रन निकाल देंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि गोल्ड हैज बीन अ वेरी गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन ग्लोबली, एंड 4% इंडियंस हैव मेड इन टर्म्स ऑफ डॉलर टू रुपी, राइट, ओवर 30, 40, 20 years. सो आपका 10% CAGR रिटर्न प्लस आज के वर्ल्ड में जहां पे if US has to become a superpower in manufacturing, हमारा ऐसा मानना है कि कोई भी कंट्री नहीं है, कोई भी उदाहरण नहीं है आपके पास वर्ल्ड में, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, जिन भी कंट्रीज ने एक्सपोर्टर बनने की कोशिश की है तो वहां पे आपको करेंसी को डिवैल्यूएशन करना ही पड़ा है। सही बात है। तो हमारा ऐसा मानना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका 5 से 10% गोल्ड और सिल्वर को एज अ परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो रखना इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम आप रीबैलेंसिंग किस पॉइंट पे करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। बट आई कैन श्योरली टेल यू दैट होल्डिंग 5 to 10% इज नॉट गोइंग टू हार्म योर पोर्टफोलियो। फेयर पॉइंट। चलिए अब अपने थोड़ा वॉर पे आ जाते हैं, और अभी जो चल रहा है ओवरऑल सिनेरियो क्या चल रहा है, और आप नेक्स्ट मंथ फंड भी लॉन्च करने वाले हैं इस टाइम पे जहाँ पर इतनी नेगेटिविटी है, तो आप क्या ओपिनियन बना रहे हैं अभी वॉर को लेके? क्या ये खत्म होगा, कंटिन्यू होगा, इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, और आर वी इन अ गुड स्वीट स्पॉट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी सीरियसली अगेन? सो देखिए, वॉर को मैं आइसोलेशन में नहीं देखना चाहता हूं आज की डेट में। Okay. तो लेट अस स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट
कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन द इंडियन मार्केट, हम्म, राइट, एंड उसके बाद हम वॉर पे आते हैं। तो इंडिया का जो वैल्यूएशन था इमर्जिंग मार्केट में, वी पीक्ड एट 26 टाइम पी मल्टीपल 1 ईयर फॉरवर्ड। हम्म, आज हम 21 टाइम पी में 21-20 के बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एफआई होल्डिंग 15 साल का लो है, हम्म, और इंडिया ने इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स डॉलर टर्म्स में लास्ट ईयर 13% अप था, 33% अप था। इंडिया ने 50% अंडर परफॉर्म किया है और इंडिया का मार्केट डाउन था। हम्म, तो इंडिया ने बहुत लैग किया है सब इमर्जिंग मार्केट्स को, राइट। अब आप वॉर के सिचुएशन को थोड़ा कोरिलेट कीजिए यूएस की इकोनॉमी के साथ में, ओके, राइट, बिकॉज सबसे सक्सेसफुल इकोनॉमी वर्ल्ड में यूएस रहा है। तो 1999 में पहली बार जब मैंने वॉरेन बफेट का लिटरेचर देखा, तो मार्केट कैप टू जीडीपी का जो डेफिनेशन था फेयर मार्केट कैप मल्टीपल का, वो 100% था। 60% टू 100% के बीच में वो रहेगा, राइट। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू से, राइट। 2007 में वो नंबर 170% पे पीक किया, नैस्डैक का जब और हाउसिंग का जब बूम आया, जी, राइट। लास्ट ईयर अगर मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं तो ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता है कि 250% मार्केट कैप टू जीडीपी यूएस मार्केट चल रहा था, राइट। और 2008 से लेकर 2026 के बीच में इट हैज बीन अ वन वे स्ट्रीट फॉर यूएस। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई बिलीव इन इज दैट कि यूएस में एआई में बबल है, राइट, बिकॉज आपको नंबर्स क्लियरली वो चीज इंडिकेट कर रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो एक सेपरेट इशू है। अब आप इमर्जिंग मार्केट्स पे आ जाइए। मैं अगर एक इमर्जिंग मार्केट मैनेजर हूं और मैं एआई को एज अ ट्रेंड देख रहा हूं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बट फॉर सैमसंग, टीएसएमसी और हाइनिक्स खरीदने के अलावा, बरोबर, जो कि कोरिया और ताइवान का सबसे ओवरवेट स्टॉक है। और ये टीएसएमसी 35% इंडेक्स का है बेसिकली पोर्शन। इंडिया में एसएमई का बूम चल रहा है, राइट, 2020 से लेकर 24 के बीच में। तो मैं जब मार्केटिंग करने दुबई जाता था तो लोग मुझे बोलते थे कि मेरे पास मैग्निफिसेंट 7 यूएस में है और मेरे पास इंडिया में एसएमई है, राइट। सो मेरे माइंड में ये सोचता था कि फॉर पीपल टू बी रैशनल बोथ दीज ट्रेड्स हैव टू न्यूट्रलाइज। सही बात है। अब आप एसेट क्लासेस पे आ जाइए। बॉम्बे या दिल्ली में जो अर्बन इंडियंस हैं, जो रिच एनआरआईज हैं, आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव बॉट अ हाउस इन दुबई और अ सेकंड होम आफ्टर कोविड, राइट, एंड देन दे एंडेड अप बाइंग सेकंड होम, थर्ड होम और तीसरे घर का ईएमआई चल रहा है। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, राइट। मुझे ऐसे लगता है कि इस वॉर के सिचुएशन के बाद money flowing into Dubai real estate by Indians is going to slow down massively. Yeah. Right. That is also very clear. Lot of people thought that सिल्वर इतना तेजी से बढ़ रहा है, 40% का रिटर्न आ रहा है 2 महीने में, तो लोगों ने लेवरेज कर लिया सिल्वर में, राइट, बिकॉज आपको मार्जिन नहीं देना है। नाउ दैट ट्रेड इज ऑल्सो बिहाइंड यू। तो हमारा ऐसा मानना है कि जब ये वॉर का सिचुएशन क्लियर होगा, और अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आफ्टर एवरी वॉर देर इज अ एलिमेंट ऑफ प्रॉस्पेरिटी दैट कम्स, राइट। वो दो कारण है उसके। पहला कारण ये है कि रीडेवलपमेंट होता है, जैसे ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर कतार में डैमेज हो गया, तो उस को केपेक्स साइकिल आएगा वहां पे वापस मिडिल ईस्ट, राइट। दूसरा एलिमेंट वॉर का ये होता है कि इन्फ्लेशन होती है वॉर के बाद। अब जब इन्फ्लेशन होगी तो इक्विटीज एज एन एसेट क्लास, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी यही हुआ था, मार्केट में बहुत बड़ा रैली आई थी, बिकॉज इन्फ्लेशन होगा तो मनी प्रिंटिंग होगा तो दैट विल लीड टू अगेन पीपल फोकसिंग ऑन द स्टॉक मार्केट। अच्छा, बट आज के डेट में ये समझना इंपॉर्टेंट है कि
बॉटम अप क्या हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में, हम्म बिकॉज लेट अस ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट दैट इंडिया का जो मार्केट है वहां पे 18 से 24 महीने हम्म एक डाउनवर्ड्स टू साइडवेज मार्केट रहा है. हम्म 45% is the average median correction in small and mid cap stocks, yep right? Now, what we are have started to see now is that वो same promoter जो कि आज से 18 महीने पहले जाके पॉसिबली मार्केट में जाके प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के साथ में लिक्विडेशन किया था, जहां पे इनसाइडर सेलिंग बहुत हुई थी, वो आज इनसाइडर बाइंग में कन्वर्ट हो रहा है. हम्म तो अगर आज मैं पोर्टफोलियो बनाता हूं तो आई एम वेरी वेरी श्योर दैट कि मेरा जो पोर्टफोलियो का पीई होगा वो मार्केट से 20 से 25% डिस्काउंट होगा. ओके मेरा जो पोर्टफोलियो का अर्निंग्स ग्रोथ होगा वो मार्केट से डबल होगा. राइट और मेरा जो पोर्टफोलियो का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी शायद मार्केट से 70-80% हायर हो. ओके इसके ऊपर मैं इनसाइडर बाइंग को अगर सुपर इम्पोज करता हूं पोर्टफोलियो में, ये फॉर्मूला मेरे लास्ट 20 साल में कभी फेल होते हुए नहीं देखा है. 6 महीने हो सकता है कि मार्केट में यू माइट नॉट मेक मनी, बट अल्टीमेटली यू विल एंड अप मेकिंग लॉट ऑफ मनी ओवर अ 3 to 5 year साइकिल. एंड वॉर का थोड़ा सा ये भी एलिमेंट है कि करेंसी डिवैल्यूएशन जो अभी आज की डेट में, देखिए थोड़ा इंडिया के लिए थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन इसलिए हो गया है क्योंकि $700 बिलियन के रिजर्व हैं. $100 बिलियन के आसपास. इट इज वाइडली रिपोर्टेड दैट आरबीआई इज शॉर्ट द डॉलर वर्सेस द रुपी विच इज पुटिंग एडिशनल प्रेशर ऑन द करेंसी. उसके ऊपर से आप इंडिया का ऑयल का जो मैथ्स करेंगे उसमें $50-60 बिलियन का इम्पैक्ट आ रहा है $120 ऑयल पे, विच इज एन एडिशनल इम्पैक्ट. एंड उसके ऊपर से आपको ये ऐड करना होगा जो आपका $20 बिलियन का जो एनआरआई का रेमिटेंस इंडिया में आता है, लेट्स से वो रेमिटेंस हाफ हो जाता है ऑन ऑफ 40 बिलियन का 20 बिलियन हो जाता है. सो नेट नेट आप अगर गणित करेंगे तो 150 से 180 बिलियन डॉलर का इम्पैक्ट है ऑन द करेंसी. बट करेंसी इम्पैक्ट का थोड़ा पॉजिटिव साइड भी ये है, एंड दिस इज व्हाट आई विल आल्सो हाईलाइट. आज से 24 महीने के बीच में डिफरेंस क्या है इंडिया में. इंडियंस हैव एडेड पॉसिबली $1.5 ट्रिलियन to $2 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ देयर गोल्ड होल्डिंग. सो ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज ब्लूम एंड डूम, राइट. देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर एक्टिंग इन बेनिफिट ऑफ इंडिया ऑल्सो. दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि जब करेंसी का पेन आता है तो वो सब इंडियंस को ऑब्जॉर्व करना पड़ता है. करेक्ट. It is not an isolated pain, right? And now government obviously in terms of excise duty cut is providing some cushion, right? So this is ये बहुत opportune time है invest करने के लिए. I don't think so इसमें कोई दो राय है. The only question is that कि whether it is very similar to COVID or we are in a very early stage of having the impact or analyzing the impact of war. वॉर में देखिए, वॉर जैसी सिचुएशन में सबसे डिफिकल्ट चीज जो हमें ये लगती है, जैसे आप रशिया यूक्रेन का वॉर देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे तो ये वाइडली परसीव था कि ये वॉर बहुत टाइम तक नहीं चलेगा, राइट. सिमिलरली आज जो सबसे ट्रिकी एस्पेक्ट है वो ये है कि वेदर ये वॉर काफी टाइम तक चल सकता है, स्पेशली बिटवीन ईरान एंड Israel and US being an ally. हमें ऐसे लगता है कि realistically world cannot afford $150 crude, right? और लास्ट टाइम जब $147 क्रूड गया था तो 2007 में, ऑब्वियसली उसके बाद एक क्राइसिस टाइप सिचुएशन आया था. बट एक ही डिफरेंस है कि इंडिया इज रीजनेबली वेल इंसुलेटेड. एक तो फॉरेक्स रिजर्व है, दूसरा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट टू ऑयल इंपोर्ट का अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो वो काफी बैलेंस्ड है, बिकॉज सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट तो आपका 8 से 10% के बीच में ग्रो किया है इंडिया का, राइट. तो वो थोड़ा सा कुशन देता है टू करेंसी. समझ गया. बट अगर हम लोग एआई की बात करें, थोड़ा सा उस पर बात करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स हाउ द वर्ल्ड is right now.
तो जो आपने 30 साल से देखा है या 20 साल से देखा है या 10 साल से देख रहे हो और अभी जो एआई में देख रहे हैं, वो काफी, आप भी मानेंगे ये चीज कि काफी डिफरेंट वर्ल्ड है ये, राइट? तो जो भी हम फिलोसॉफीज बना रखे हैं इन्वेस्टिंग के, डू वी स्टार्ट रिविजिटिंग देम आफ्टर दिस न्यू एआई world, which is actually reducing the cycles, which is reducing the decision making thing, in fact outsourcing the decision making in every aspect for all of us, right? तो आपको कुछ changes लग रहा है the way we should consider market after AI? एब्सोल्युटली। आज की डेट में देखिए, अगर ये आप सोचेंगे कि जो मैंने 20 साल पहले सोचा था, देखिए वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव लर्नड इन इन्वेस्टिंग इज दैट investing is a business of learning, unlearning, and relearning. Right? Every day we have to learn, unlearn, and relearn. Right? And it is rinse repeat. Right? तो हमें ऐसे लगता है कि ये जो AI के ट्रेंड्स है, देखिए अगर आप if you sit back and think about it, what is AI? AI will help you immensely improve your productivity. Right? Now, the form of AI that we live in today, and I'm just, thinking about the future here, we believe that ये जो LLMs हैं, वो commoditize हो जाएंगे. Right? दूसरी चीज क्या है कि आज की डेट में मेरे पास 5 AI के फ्रंट रनर्स हैं वर्ल्ड में, and then there are Chinese companies, right? There is Kimi, and there are host lot of Chinese companies which are there. हमें ऐसे लगता है कि AI कंपनीज को फंडिंग मिलना बहुत जरूरी है. वो फंडिंग थोड़ा मिडल ईस्ट से काफी फंडिंग आ रहा था जी. वो फंडिंग का स्विच ऑन एंड ऑफ हो सकता है आफ्टर द वॉर, डिपेंडिंग अपॉन हाउ लॉन्ग द वॉर स्टेज. राइट? सो वन हैज टू बी माइंडफुल अबाउट दैट. द सेकेंड थिंग इज दैट आप अगर लास्ट 20 या 25 साल में ये देखेंगे, जैसे कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे बैंक्स में, तो बैंक का स्टाफ उस टाइम पे स्ट्राइक पे जाता था कि कंप्यूटर्स विल ईट इनटू माय जॉब. दैट वाज अ फियर इन माइंड ऑफ पीपल, बट एक्चुअली प्रोडक्टिविटी बढ़ी, जॉब्स नहीं गए. ठीक है? तो हमें ऐसा लगता है कि डिजिटल का जब डिसरप्शन आया 2017 में, जब वर्ल्ड डिजिटल हुआ, एप्स आए, वहां पे बहुत बड़े विनर्स भी मार्केट में हुए थे. तो उस टाइम पे मेरे जो स्मॉल कैप पोर्टफोलियो था उसमें परसिस्टेंट और माइंडट्री की होल्डिंग थी. अच्छा. 10 years down the line they were one of the biggest beneficiaries of that trend. सिमिलरली हमें ऐसे लगता है कि आईटी सेक्टर में देखिए 2 ही चीजें हैं जिनको आपको एड्रेस करना है. पहली चीज फॉर अ लार्ज कैप इज कैपिटल एलोकेशन. राइट? तो अगर मैं आज कॉग्निसेंट या एसेंचर को देखता हूं इन लाइट विद इंडियन आईटी लार्ज कैप कंपनीज, वहां पे मैसिव डी रेटिंग हुआ है कंपनीज का. कॉग्निसेंट सिंगल डिजिट पी पे ट्रेड कर रहा है 9 times, राइट? 9.5. Accenture is trading at 12.5 times, right? So broadly, the PE multiple has halved. Now, one of the things that we have seen in stock picking is that what is the market pricing in is also very important. Right. When the price is not in your favor, when there is a down cycle in a business. तो हमें ऐसे लगता है कि disruption होगा, but ultimately it is going to lead to a very big boom because productivity will improve. Right? So this is our take on, AI disruption. Obviously, we have to constantly adopt and change the way we work. रही बात इन्वेस्टिंग की, तो हमें ऐसे लगता है कि देखिए आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, बट टेम्परामेंट आपको AI सिखा सकता है कि नहीं सिखा सकता है. हाउ दैट टेम्परामेंट कैन बी प्रैक्टिस और पुट टू प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जी. आप कौन सा टूल यूज करते हैं? कौन सा LLM? So we are using extensively Copilot and Claude. Acha, okay. I mean, a lot of people I've seen now, they have moved away from GPT and gone into Claude. Claude is wonderful because of integration, and I am also of this view that out of these 5 AI players, there is going to be a consolidation. तो हमें ऐसा लगता है कि ये कंसोलिडेट होके इंडस्ट्री 2 या 3
टूल्स होंगे जो वाइडली इंटीग्रेटेड होंगे इन द इकोसिस्टम. आई थिंक सो क्लॉड इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन टर्म्स ऑफ co-working with Microsoft partnership that they या have. या सुपर. आदित्य सर, मजा आया, तो मजा आया. Thanks. मतलब एक वो आदित्य जो सन को कहते हैं ना, आदित्य, राइट? सन रेज को Yeah, कहते yeah, हैं. yeah. तो आपने बहुत अच्छा पॉजिटिविटी रेज हम सबके अंदर डाला, बिकॉज काफी नेगेटिविटी फैल गई है. एंड ऑब्वियसली एक इन्वेस्टर के नेगेटिविटी बट में भी क्यों है, अपॉर्चुनिटी जब आप लोगों से बात कर रहे हैं तो क्यों इतना नेगेटिविटी है? ये लोगों का इनएक्सपीरियंस है कि लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है? पहला साइकिल तो नहीं है ऐसा. हाँ, बट मुझे लगता है ये जो 5-6 साल में लोग आए हैं ना, जिन्होंने हाँ, वो बाय ऑन डिप पहला ही सीखा है, हाँ, जोल्ट वो- नहीं देखा है. हाँ, उन्होंने ये देखा नहीं है कि बाय ऑन डिप एक्चुअल वर्क नहीं कर रहा है. अदरवाइज लास्ट 5-6 साल में तो बाय ऑन डिप वाज डूइंग वंडरफुल फॉर एवरीवन. हम्म. तो आप एक्सचेंज का वॉल्यूम भी देखो तो कैश मार्केट में वॉल्यूम हैज गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली. अभी भी डेरिवेटिव्स में, ऑप्शंस में ही वॉल्यूम है. तो जो ट्रेड कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं. उनका तो इम्पैक्ट 1 अप्रैल से पता लगेगा, जब काफी चीजें चेंज हो रही है 1 अप्रैल से ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. बट इन्वेस्टर्स जो है उनका पोजीशन लाल है अभी. तो लाली में क्या है, लोगों का मूड भी वैसा रहता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढते हैं, फिर वो फियर है विच इज ड्राइविंग द इमोशंस राइट नाउ. बट दिस इज अ फेज यार, इट विल पास. Okay. Because ये wars cannot continue for indefinitely now. It is as simple as that. Sure, sir. Sure. Great, Aditya sir. Thank you so much Thanks a lot. for this Thanks. opportunity, and the best of luck for the fund, which will be Thanks. launching next month. Take care, sir. Thanks. Thank you. Thanks. Stay in touch. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.